हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम अपना पहला और प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये जो लेक्चर है ये बेस होगा एमपीपीएससी के थर्ड पेपर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी का जो थर्ड पेपर है उस थर्ड पेपर में 10 यूनिट्स हैं और इस 10 यूनिट्स में हर यूनिट को 30 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। यानी ये जो पूरा पेपर है वो 300 मार्क्स का है और 300 मार्क्स जो है वो एक बड़ा स्कोर है। अगर आप ओवरऑल पेपर का स्कोर देखें तो इसके हिसाब से ये पेपर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा एक पॉइंट ये भी है दोस्तों कि थर्ड पर्सन या जैसे जैसे हम तृतीय प्रश्न पत्र कह रहे हैं, ये प्रश्न पत्र जो है वो इस प्रकार से विज्ञान और तकनीक पर आधारित है। और अमूमन हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक के जो विषय हैं वो प्रशासनिक सेवाओं में उतने प्रिफर नहीं किए जाते रहे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से कुछ स्टेट पीसीएस ने और यूपीएससी में भी अगर आप देखें तो इस पेपर की, या आप यूं कहें कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। एमपीपीएससी का जो पिछला पेपर है उसमें भी विज्ञान और तकनीक का पेपर जो है वो काफी फ्लैक्चुएट सा किया था, जिसकी वजह से भी बहुत सारे छात्रों को परेशानी हुई थी। तो हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए बहुत ही बेसिक से ये पेपर स्टार्ट करते हैं। अब इस 10 यूनिट्स में हम कौन सी यूनिट सबसे पहले पढ़ें, कौन सी बाद में पढ़ें, इन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस साइंस के पेपर को हम किस तरह से बेसिक से उठा करके बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से आगे बढ़ें, या हम अपने आसपास की चीजों को किस तरह से समझते हुए उसमें अलग अलग तरीके के जो विषय हैं उनका समावेश करते हुए किस प्रकार से इस पेपर में अपनी एक अप्रोच बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक लेवल से बात करते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा पॉइंट जो है वो ये है कि एक जनरल बात अगर हम करें कि ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, ये क्या है। दोस्तों, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो कि एक ग्रह है, अब पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह मिलकर के सूर्य के चारों ओर एक सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य जो कि एक तारा है और इसी तरह के न जाने कितने असंख्य तारे या बिलियंस जो स्टार्स हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, जिन्हें हम खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये खगोलीय पिंड जिसमें तारे, ग्रह या उपग्रह, इसके अलावा आकाशगंगाएं, निहारिकाएं, ये सारा जो क्षेत्र है इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो अगर आप ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड क्या है कि ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। यानी यहाँ पर समय भी एक फैक्टर है, साथ ही अंतरिक्ष यानी जो स्पेस है और उसके साथ में बहुत सारी अंतर्वस्तु यानी बहुत सारी जो खगोलीय पिंड है, तारे, आकाशगंगाएं, निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु वगैरह सब इसमें शामिल। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है हमारी पृथ्वी। अब इस ब्रह्मांड में कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, इसमें कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड या इसी तरह से जो अपरमाणविक कण वगैरह या ऊर्जा वगैरह भी शामिल है। तो ब्रह्मांड की एक परिभाषा के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो इस ब्रह्मांड की परिभाषा देने पर नहीं, हमारा जो पॉइंट या फोकस वो है वो ये है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक मत दिया गया है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग यानी एक बहुत बड़ा विस्फोट और उस विस्फोट के बाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो अगर आप इस विस्फोट को देखें तो बहुत ही कम समय में उस विस्फोट के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, कुछ इस तरह से। यानी बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में कौन कौन से घटक शामिल हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट, या आप कहें कि इसका निर्माण किन किन घटकों से हुआ है। तो अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड के घटक कौन कौन से हैं, तो अगर दोस्तों हम ब्रह्मांड के घटक देखें तो इस ब्रह्मांड में केवल दो ही घटक हैं। एक जिसे हम द्रव्य के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है ऊर्जा या
एनर्जी के नाम से। अब देखिए ये जो द्रव्य है इसे हम पदार्थ या मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये द्रव्य क्या है, ये ऊर्जा क्या है, या इस प्रकार से किस प्रकार से इनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, आइए उस पर बात करते हैं। जब हम द्रव्य की बात करते हैं कि द्रव्य क्या है, तो दोस्तों द्रव्य के बारे में अगर बात करें, पदार्थ के बारे में बात करें, तो पदार्थ के लिए बहुत ही बेसिक से 2-3 पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखें कि द्रव्य वो है जिसमें द्रव्यमान हो, यानी जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, कुछ द्रव्यमान हो, वो द्रव्य होगा। इसके अलावा जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरने से मतलब है यहां पर आयतन से है, यानी कुछ भी ऐसा जिसमें आयतन हो। मान लीजिए ये एक पेन है और इस पेन के द्वारा इस स्पेस में कोई स्थान घेर लिया गया है, यानी अगर आप इस स्पेस में कुछ और वस्तु लाना चाहते हैं तो पहले इस पेन को यहां से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि द्रव्य जो है वो स्थान घेरते हैं, या इस प्रकार से उनमें कुछ ना कुछ आयतन होता है। इसके अलावा द्रव्य का एक और गुण भी है जिसे हम इंद्रियों से अनुभव किया जा सकने के रूप में देख सकते हैं, यानी इस द्रव्य को हम अपने इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। यानी अगर आप द्रव्य के बारे में बात करें तो पदार्थ या द्रव्य वह है जिसमें ये 3 गुण हो, यानी वो द्रव्यमान घेरता हो, उसमें आयतन हो और उसे ज्ञानेंद्रियों से या अपनी इंद्रियों से अनुभव किया जा सके। यहाँ इंद्रियों से अनुभव करने से मतलब स्पर्श या देखने या अनुभव करने से, जैसे हवा है तो हवा को इस प्रकार से हम देख नहीं पाते लेकिन फील कर पाते हैं, तो हवा भी इस प्रकार से द्रव्य के अंतर्गत ही शामिल की जाएगी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी जाती है कि कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में ये जो द्रव्य है अगर कोई भी कार्य करता है, उसके द्वारा कोई भी इस प्रकार से कार्य परफॉर्म किया जाता है, तो उसके पीछे जो क्षमता है वही ऊर्जा है। तो ऊर्जा बेसिकली ना तो कोई स्थान घेरती है, ना इसमें कोई द्रव्यमान होता है, लेकिन फिर भी ये उस द्रव्य के कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो द्रव्य की ऊर्जा की परिभाषा को आप यहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा कि ना तो इसमें द्रव्यमान है और ना ही ऊर्जा स्थान घेरती है। अब देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, एक महान वैज्ञानिक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा के बीच में एक संबंध बताया था। इनकी एक थ्योरी है जिसे हम सापेक्षिता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में बदल सकते हैं, यानी ऊर्जा द्रव्यमान में और द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में बदल सकता है, यानी दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील है, अंतर परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर c जो है वो निर्वात में प्रकाश का वेग है जो कि एक नियतांक है, या आप इसे प्रकाश के वेग के रूप में देख सकते हैं, जिसकी निर्वात में वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती। तो ये राशि जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि इस पूरी समीकरण में, जिसे हम आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण भी कहते हैं, यहाँ पर c जो है वो एक नियतांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। जो चीजें वेरी करती हैं या जो परिवर्तित हो सकती हैं वो ऊर्जा और द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान में बदल सकती है। तो ये तो है एक समीकरण कि भाई आइंस्टीन ने इसके बारे में क्या बताया। अगर इसके हम प्रैक्टिकल उदाहरण देखें तो आप बहुत सारे उदाहरणों में इस समीकरण को देख सकते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं कि द्रव्यमान किस प्रकार से ऊर्जा में बदलता है, या द्रव्यमान के ऊर्जा में बदलने के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एनर्जी में चेंज होने के क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे आपने कोई भी पदार्थ इस प्रकार से अगर जलाया हो, जैसे कोयला है, तो कोयला जल करके इस प्रकार से ऊष्मा या थोड़ा बहुत प्रकाश देता है, तो इसका मतलब क्या है कि कोयले का जो द्रव्यमान है वो किस में बदल रहा है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। इसी तरह से दोस्तों जैसे दीपावली वगैरह पर आप देखते होंगे कि जब पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं, तो ये पटाखे जो है इस प्रकार से जिनके अंदर जो बारूद है यानी जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है एनर्जी में। इसी तरह से परमाणु बम के अंदर भी, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर भी जो द्रव्यमान है उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके द्वारा काफी बड़े लेवल पर विनाश भी होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम इस प्रकार से द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप बात करें, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है और इस पौधे को आप सूर्य का प्रकाश
और अन्य पदार्थ वगैरह दें, तो आप देखेंगे कि समय के साथ ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक विशाल पेड़ में बदल जाएगा। यानी द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, मास जो है वो बढ़ रहा है। अब द्रव्यमान बढ़ने का एक बड़ा कारण यहां पर ऊर्जा है। तो ऊर्जा का द्रव्यमान में रूपांतरण आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। तो आइंस्टीन का जो समीकरण है ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता या सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा और द्रव्यमान फिक्स है और ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में बदलती रहती है। तो दोस्तों ये ब्रह्मांड के घटक है, यानी ब्रह्मांड जो है वो केवल इन्हीं दो घटकों से मिलकर बना है। एक जिसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं, और दूसरा जो है वो एनर्जी है, ऊर्जा है। प्रत्येक पदार्थ जो है या संसार का, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को हम अणु और छोटा करें तो परमाणु के नाम से जानते हैं, जिनकी आगे हम केमिस्ट्री वगैरह में बात करेंगे। अब अगर आप बात करें कि ये द्रव्य क्या सभी एक तरह का है, तो दोस्तों ये द्रव्य जो है वो इस प्रकार से दो प्रकार का हो सकता है। एक जिसे हम सजीव और दूसरे द्रव्य को हम निर्जीव के नाम से जानते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में दो तरह के घटक हैं, या सॉरी द्रव्य जो है वो दो प्रकार के हैं। एक जिसे हम सजीव या लिविंग और दूसरे को नॉन लिविंग या निर्जीव के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब किस द्रव्य को हम सजीव कहेंगे और किस द्रव्य को हम निर्जीव कहेंगे? तो इन दोनों द्रव्यों में अंतर है जीवन का, लाइफ का। यानी जो जीवन सहित है, ऐसा द्रव्य जिसमें जीवन है वो सजीव, और ऐसा द्रव्य जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है। यानी ये जीवन ही एक ऐसी क्षमता है जो द्रव्यों में अंतर पैदा कर देती। अब अगला प्रश्न आता है कि ये जीवन क्या है? तो दोस्तों ये जीवन जो है वो एक अवस्था है, एक कंडीशन है, एक स्टेट है, जिसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में आगे हम बायोलॉजी की जो भी यूनिट होगी उसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको समझना चाहें तो जीवन एक ऐसी अवस्था है जिसमें वृद्धि होती है। यानी जो भी सजीव होते हैं, सजीवों में इस प्रकार से ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। यानी इनका जो आकार है वो समय के साथ में बदलता रहता है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी आप देख सकते हैं कि जो सजीव है उन्हें भोजन या पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यानी उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत तब तक पड़ती रहेगी जब तक वो सजीव अवस्था में है। अर्थात आप किसी निर्जीव को अगर किसी स्थान पर रख दें तो वो उसी स्थान पर लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन अगर आप किसी सजीव को दुनिया से, संसार से या आप किसी समाज से अलग भी रख देंगे तो भी उसकी भोजन और पोषण की आवश्यकता लगातार बनी रहेगी। जब तक वो जीवित है तब तक उसे भोजन की आवश्यकता होगी ही। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो सजीव हैं उनमें उपापचय क्रियाएं होती है। उपापचय या मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, पाचन है, श्वसन है, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं इन्हें हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, उपापचय के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सजीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों सजीवों में रेस्पॉन्स होता है, एक अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया या रिस्पॉन्स का मतलब है कि सजीव किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, एक रिस्पॉन्स दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक से अगर गर्मी बढ़ जाए तो हम इस प्रकार से एसी कूलर वगैरह का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, या इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सर्दी बढ़ जाएगी तो हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, या इसी प्रकार से अन्य कोई भी उद्दीपन हो तो सजीव उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई अनुक्रिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे सजीवों में जनन की क्षमता पाई जाती है, रिप्रोडक्शन होता है। यानी सजीवों में यह क्षमता है कि वो अपने समान ही दूसरे सजीव का निर्माण कर सकते हैं या उसको उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती। तो सजीवों निर्जीवों में ये कुछ अंतर है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि सजीवों में मृत्यु भी होती है। यानी सजीव जितने भी सजीव हैं उनमें एक निश्चित समय के बाद, जिसे हम जीवन काल कह सकते हैं, उसके पश्चात उनमें सारी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती और उस स्थिति को हम कहते हैं सजीवों में मृत्यु होना।
तो इस प्रकार से द्रव्य जो है वो कई प्रकार दो प्रकार का हो सकता है, सजीव और निर्जीव। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सजीव और निर्जीव है उसमें जीवन का अंतर। तो यहाँ पर जब हम इस ब्रह्मांड के घटकों तक आ गए हैं, तो अब आप देखिए कि इन घटकों के आधार पर हम विज्ञान के अलग अलग विषय, या आप कहें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंतर्गत इनके विभिन्न भाग पढ़ते हैं। जब हम द्रव्य और ऊर्जा की बात करेंगे, या आप कहें कि एनर्जी और द्रव्य के आपसी संबंधों की, या आप कहें कि इनकी जो म्यूचुअल रिएक्शंस हैं उन पर बात करेंगे, तब हम भौतिकी या फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं। भौतिक विज्ञान, या आप कहें कि फिजिक्स के अंतर्गत इस द्रव्य और ऊर्जा की विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं, पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम इस द्रव्य के मूल जो कण हैं, जैसे अणु या परमाणु, उनकी संरचना, उनके आपसी संबंध, परमाणुओं या अणुओं के आपस में जो बंध वगैरह बनते हैं या उनका व्यवहार किस तरह से है, अगर इसको पढ़ें तो ये जो है इस प्रकार से रसायन विज्ञान कहलाएगा। यानी जो हमारा केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें हम इस द्रव्य की संरचना, मूल संरचना, परमाणु, अणु और इसके विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, व्यवहार आदि को पढ़ते हैं। और अगर हम इस द्रव्य के इस सजीव वाले भाग पर फोकस करें तो ये हमारी बायोलॉजी या जीव विज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे जो थर्ड पेपर है उसमें आप बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स देखे होंगे आपने, यूनिट्स हैं। जो पहली यूनिट है वो फिजिक्स से रिलेटेड, दूसरी यूनिट इस प्रकार से केमिस्ट्री पर बेस्ड है, और तीसरी यूनिट जो है वो इस प्रकार से बायोलॉजी पर आधारित है। तो आप समझ गए होंगे कि इस ब्रह्मांड में जितने भी अलग अलग प्रकार के घटक हैं, उन घटकों के अलग अलग जो पार्ट हैं, जैसे द्रव्य और ऊर्जा, उनके बारे में जो है पढ़ने का विषय कौन सा है। इसके अलावा द्रव्य की संरचना को हम किस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे, और द्रव्य का एक जो घटक है या द्रव्य का जो एक प्रकार है जिसे हम सजीवों के नाम से जानते हैं, उसमें हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं कि सजीवों के अंतर्गत, या इस विषय के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस शुरुआती इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से एक यूनिट को स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट्स, वो जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।